हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन वंदना गुप्ता। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति ज़बरदस्त डटे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिटर ट्रेड से रिलेटेड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिसमें कुल 500 क्वेश्चन है और जो मैं आपको ग्रुप वाइज इसे बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राइंडिंग करते समय आँखों के बचाव के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ख, सुरक्षा चश्मे। नेक्स्ट, आँख फैलाने के लिए अति आवश्यक तत्व होते हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क, ताप, ऑक्सीजन और ईंधन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष मापी औजार है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है क, स्टैंडर्ड स्टील रूल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा औजार प्रत्यक्ष माप ले सकता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ग, स्टील रूल। आगे, डॉट पंच के पॉइंट का कोण होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ख, 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। आगे, नेक्स्ट, स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है? जो स्क्राइबर का पॉइंट होता है उसका कोण कितना होता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ख, 12 से 15 डिग्री, यानी कि उसका जो कोण का पॉइंट होता है वो 12 से 15 डिग्री होता है। आगे, हैमर का आई होल सेंटर के ओर टेपर और अंडाकार होता है क्योंकि? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ग, क्योंकि हैंडल पर वेज लगाने के लिए। आगे, हैमरिंग करते समय हैंडल को पकड़ना चाहिए? तो फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि हैमरिंग जब करते हैं तो हैंडल को कहाँ से पकड़ना चाहिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ख, सिरे पर, यानी कि उसके सिरे पे पकड़ना चाहिए। आगे, निम्नलिखित में से किस धातु से बेंच वाइज की जॉ प्लेटों को बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ख, टूल स्टील, यानी कि टूल स्टील से उसके प्लेटों को बनाया जाता है। नेक्स्ट, बेंच वाइज के जॉ खुलते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क, परस्पर समानांतर से उसके जॉस खुल जाते हैं। आगे, स्टील के पतले पाइप को काटने के लिए किस पिच वाला हेक्सा ब्लेड उपयुक्त होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा क, 0.8 mm। जो 0.8 mm का हेक्सा ब्लेड होता है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कास्ट आयरन की हेक्साइंग करने के लिए किस कूलेट के प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ग, सूखी हवा, यानी कि सूखी हवा का प्रयोग किया जाता है। आगे, धातु के किस गुण के कारण वह बाहरी लोड के एक्शन के अंतर्गत टूटता नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ख, टफनेस, यानी टफनेस के कारण वो टूटता नहीं है। आगे, स्टील की ब्रिटलनेस कम करने और टफनेस बढ़ाने की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ख, टेम्पेरिंग। आगे, माइक्रोमीटर निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा घ, नट और बोल्ट, यानी कि नट और बोल्ट जो होते हैं उसी के सिद्धांत पर माइक्रोमीटर काम करता है। आगे, साधारणतया वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ख, 0.02 mm। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बेसिक होल को प्रकट करता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा क, H। तो बड़ा वाला H, छोटा नहीं, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है कैपिटल H। नेक्स्ट, यदि किसी पार्ट्स के साइज के लिमिट्स में फिनिश किया जाता है तो उसे साइज कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा घ, स्वीकृत, उसे स्वीकृत किया जाता है। आगे, रीमर के किस पार्ट्स से चिप्स गुजरते हैं और कटिंग एज तक कूलेट पहुंचता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ग, फ्लूट्स। आगे,
ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण होता है, कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ 121 डिग्री। आगे, वर्नियर बोवेल प्रोट्रैक्टर में 23 अंश को कितने वर्नियर डिवीजनों में बांटा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क 12, यानी कि 12 डिवीजनों में बांटा जाता है। आगे, गेजों को निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख एलॉय स्टील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको फिर से देखिएगा। गेजों को निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ख एलॉय स्टील। आगे, बल्बों में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है? जो बल्ब में फिलामेंट होते हैं वह किस धातु के बने होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग टंगस्टन। आगे, ग्रे कास्ट आयरन होता है, क्या होता है? जो ग्रे कास्ट आयरन होता है वो क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग सुदृढ़, वो सुदृढ़ होता है। नेक्स्ट, हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ख 723 डिग्री सेल्सियस। उसका तापमान होगा 723 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, हाई स्पीड स्टील के मिलिंग कटर की लगभग हार्डनेस कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क 62 HRC। कितनी होती है? 62 HRC। नेक्स्ट, बियरिंग बुशों को निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है? जो बियरिंग के बुश होते हैं उनको किस धातु से बने होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख वाइट मेटल। आगे, लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क कार्बुराइजिंग, कार्बुराइजिंग कहते हैं। आगे, ड्रिल जिग बुशिंग को प्रायः निम्नलिखित में से किस धातु से बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क कास्ट आयरन, कास्ट आयरन से धातु को बनाया जाता है। आगे, बोर में लोकेशन करने के लिए निम्नलिखित में से किस जिग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग प्लेट जिग का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर है ग। आगे, कम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा क्लच का प्रयोग किया जाता है? जो कम पावर है उसको ट्रांसमिट करने के लिए किस क्लच का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ सेंट्रीफ्यूगल। तो घ इज द राइट आंसर। आगे, पुल्ली के रिम के फेस को थोड़ा सा कॉन्वेक्स बनाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख इफेक्टिव डायमीटर। इफेक्टिव डायमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड लुब्रिकेट है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड लुब्रिकेट है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ ग्रीस जो है वो सॉलिड लुब्रिकेट होता है। आगे, सोल्यूबल ऑयल और पानी को मिलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अनुपात है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 1:15। नेक्स्ट, वर्नियर हाइट गेज को वर्निर्दिष्ट किया जाता है। वर्नियर हाइट गेज को वर्निर्दिष्ट किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ बेस की ऊंचाई से उसको वर्निर्दिष्ट कर दिया जाता है। आगे, पाइप रीमर का प्रयोग किया जाता है। पाइप जो रीमर होते हैं उसका प्रयोग क्या किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख बर वगैरह को साफ़ करने के लिए। वर वगैरह जो होते हैं उसको साफ़ करने के लिए पाइप रीमर का प्रयोग किया जाता है। तो ख इज़ द राइट आंसर। आगे, हाई स्पीड स्टील के कटिंग टूल के सामान्य कंपोजिशन में 18:4:1 का अनुपात होता है। इसमें 18 किसका उल्लेख करता है? मतलब जो इसमें 18 है वो किसका उल्लेख कर रहा है इन तीनों में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख टंगस्टन।
जो 18 पूछ रहा है किसका उल्लेख करता है, तो 18 टंगस्टन का उल्लेख करता है। आगे, मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर की सूक्ष्मता होती है, क्या होती है, कितनी होती है, तो दोस्तों उसका राइट आंसर है ख 0.001 mm, यानी कि ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पतली सीटों पर ड्रिलिंग करने के लिए किस जिग का प्रयोग किया जाता है? जो पतली शीटें होती हैं उस पर ड्रिल करने के लिए किस जिग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है ख सैंडविच जिग। क्या है? सैंडविच जिग, ख। आगे, ताप और बिजली का अधिकतम सुचालक है। ताप और बिजली का अधिकतम सुचालक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख कॉपर। आगे, कास्ट आयरन की हेक्साइन के लिए किस कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए? कास्ट आयरन की हेक्साइन करने के लिए किस कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग सूखी हवा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, 0 से 25 मिमी वाले डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो चेकिंग पर की जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग सरफेस प्लेट। आगे, माइल्ड स्टील के चिपिंग करने के लिए चीजल का कटिंग एंगल होता है। जो माइल्ड स्टील का चिपिंग करने के लिए चीजल का कटिंग एंगल होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख 55 डिग्री। आगे, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल डिवीज़न का मान होता है। जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होते हैं उसमें थिम्बल स्केल डिवीज़न का मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ 0.01 mm। नेक्स्ट, किसी कंपोनेंट के साइज की अधिकतम लिमिट और उनके अनुरूप बेसिक साइज के बीच अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख उच्चतम विचलन। आगे, ग्राइंडिंग के दौरान ग्राइंडिंग फेस पर सॉफ्ट मटेरियल के कण फंस जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? दोस्तों ग्राइंडिंग के दौरान मतलब ग्राइंडिंग करते समय ग्राइंड के फेस पर सॉफ्ट मटेरियल जो था वो फंस जाता हो तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख लोडिंग, उसको लोडिंग कहते हैं। तो ख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिटिंग पार्ट्स के बीच जानबूझकर रखे जाने वाले अंतर को क्या कहा जाता है? जो फिटिंग पार्ट्स के जानबूझ के अंतर रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा ग अलाउंस, उसे अलाउंस कहा जाता है। नेक्स्ट, ड्रिल की सैक पर निम्नलिखित में से कौन सा स्टैंडर्ड टेपर पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ मोट्स टेपर। तो घ इज़ द राइट आंसर। आगे, साइन बार की डेटम सरफेस और कांटेक्ट की सेंटर लाइन होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क पैरेलल, उसकी लाइन जो होती है उससे पैरेलल होती है। आगे, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का मेजरिंग स्टाइलस की धातु होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग डायमंड की धातु होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल ऑल इन वन। इस वीडियो में मैं फिटर ट्रेड में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे टेक्नीशियंस, भेल, बीएचएल, डीआरडीओ किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी ज़्यादा आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होगा और इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। 51 क्वेश्चन जो है कार्बन सीयर फायर यानी लकड़ी की आग, एक क्लास की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इसे बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जी हाँ, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलीय आग ऑयल फायर को बी क्लास की आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर। जी हाँ, फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर इज ग।
अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन, गैस से आग द्वारा जब लगी हो तो उसे सी क्लास की आग कहते हैं। उसे बुझाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? तो ड्राई पाउडर का यूज़ किया जाता है, ड्राई पाउडर का यूज किया जाता है। बिजली की आग यानी इलेक्ट्रिक फायर, बिजली द्वारा लगी आग को हम लोग डी क्लास का आग कहते हैं। इसे बुझाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो हेलन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं। चेतावनी चिन्ह की आकृति क्या होती है? चेतावनी चिन्ह की आकृति क्या होती है? तो इसकी आकृति जो होती है त्रिभुजाकार, जी हाँ त्रिभुजाकार होती है, यानी राइट आंसर होगा आपका ग इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना हत्थे वाली रेती यानी बिना हत्थे वाली रेती फाइल का उपयोग करने से क्या होगा? तो चोट लग सकती है, यानी चोट लग सकती है। नट पर बोल्ट को कसते समय उचित साइज के स्पिनर का प्रयोग ना करने से क्या होगा? स्पिनर टूट जाएगा, स्पिनर फिसल जाएगा, यानी चोट लग जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन जो होगा, चारों ऑप्शन सही है, घ इज द राइट आंसर। किस उद्योग में आग लगने का कारण क्या नहीं होता है? यानी आग लगने का कारण इनमें से कौन नहीं है? तो बिजली की शॉर्ट सर्किट ये है, धूम्रपान करना ये है, बिजली के तार ढीले कनेक्शन ये भी है, जबकि फर्श पर कचरा पड़ा होना ये नहीं है। ऑप्शन घ इज राइट आंसर। यदि एक मरीज मुंह से श्वसन प्रक्रिया करने पर सही प्रक्रिया ना करे, यानी मुंह से सांस दिया जाए तो सही प्रक्रिया ना हो, तो प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए? हमें तुरंत चिकित्सक को सलाह देना चाहिए, यानी हमें तुरंत चिकित्सक यानी डॉक्टर की सलाह दे या सलाह ले। आग में मिले होते यानी आग में कौन कौन से तत्व मिले होते हैं? तो ईंधन, ताप और ऑक्सीजन, तीन चीज मिले होते हैं, ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। यानी राइट आंसर इज ख। किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? किसी तेलीय फर्श को किसके द्वारा साफ करना चाहिए? तो सॉल्ट, डस्ट या रेत डालकर हम साफ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत क्या करनी चाहिए? सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ग्राइंडिंग करते समय आंखों की सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? अगर हम ग्राइंडिंग का काम कर रहे हैं तो आंखों की सेफ्टी के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सुरक्षा ऐनक यानी सेफ्टी गॉगल्स लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ज्वलित विद्युत तार के निम्न में से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है? यानी अगर एक विद्युत ज्वलित तार से हम लोग क्या अग्निशामक यूज करते हैं? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दुर्घटना होने का कारण क्या है? निम्न में से दुर्घटना होने का क्या कारण है? तो बिजली की नंगी तारों पर पानी फेंकना, हैमर का हैंडल मजबूती से फिट ना होना, जिस कार्य के बारे में ज्ञान ना हो उसे करना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है घ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कार्यशाला में आग लगने का कारण क्या है? कार्यशाला में आग किसके कारण होता है? तो कार्यशाला को साफ सुथरा रखने से आग नहीं लगेगा, कारण नहीं है। तो निम्न में से कार्यशाला में यानी वर्कशॉप में आग लगने का क्या कारण नहीं है? तो कार्यशाला में अगर हम साफ सुथरा रखेंगे तो आग नहीं लगेगा, जबकि वेल्डिंग के गैस सिलेंडर से आग लग सकता है, धूम्रपान करने से आग लग सकता है, बिजली के तारों को ढीला कलेक्शन करने से आग लग सकता है। आग लगने पर हमें
क्या नहीं करना चाहिए? आग लगने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो आग लगने के कारण का पता ना लगाएं। आग लगने पर हमें क्या नहीं कर आग लगने का कारण का पता ना लगाएं, उसे तुरंत बुझाने का प्रयास करें। प्राथमिक चिकित्सक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो प्राथमिक चिकित्सक को घायल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति का बर्ताव करें। यदि व्यक्ति के अंग में खून बह रहा हो तो उसे रोकने का प्रयास करें। जहाँ तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से बचा दें। यानी यहाँ पर ऑप्शन जो है तीनों सही है, यानी घ इज द राइट आंसर। यदि आँख में कोई रसायन या कण गिर जाए तो क्या नहीं करना चाहिए? आँख को नहीं मलना चाहिए, आँख में नहीं मलना चाहिए। ड्रिलिंग मशीन से कटे हुए बुरादे ब्रश से साफ करने चाहिए। यदि किसी कार्यशाला में कार्य करते समय दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए? इसकी सूचना अपने अधिकारी को शीघ्र दें। इसकी सूचना अपने अधिकारी को शीघ्र देना चाहिए। मशीन पर कार्य करते समय यदि वह खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो मशीन के स्विच को तुरंत बंद कर देना चाहिए। चिपिंग करते समय ध्यान रखें, यानी जब हम मटेरियल की चिपिंग करते हैं तो हमें कटिंग एज पर ध्यान देना चाहिए। क इज द राइट आंसर। क इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अग्री त्रिभुज में 3 तत्वों की उपेक्षा की जाती है, वो कौन कौन से होते हैं? तो वे होते हैं ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। 3 तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, ऊष्मा और ईंधन। बिजली की आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक का प्रयोग नहीं किया जाता है? बिजली को बुझाने के लिए झाग अग्निशामक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड रूल की अल्पत मांग कितनी होती है? तो इसका आधा एमएम होता है, यानी 0.5 एमएम भी कह सकते हैं। श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है तो पैटर्न मेकर में किया जाता है। पैटर्न मेकर में श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। ट्राई स्क्वायर, जिसको अभियांत्रिक गुनिया भी कहा जाता है, के स्टॉक के अंदरूनी सिरे पर एक अंडरकट लगाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो अंडरकट लगाने का ट्राई स्क्वायर में उद्देश्य होता है बर को शार्प करने के लिए, यानी जो भी बर आ जाएंगे उसको शार्प करने के लिए किया जाता है। साधारण कैलिपर की साइज लिया जाता है। साधारण कैलिपर की साइज लिया जाता है तो रिवेट, यानी कि रिवेट कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक लिया जाता है। दस 10,000 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 10 एमएम के बराबर होता है। ट्राई स्क्वायर का ब्लेड बना होता है। जी हाँ, ट्राई स्क्वायर का ब्लेड बना होता है। तो ट्राई स्क्वायर का ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है। स्टैंडर्ड स्टील रूल बने होते हैं। स्टैंडर्ड रूल किसके बने होते हैं? तो वह स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार है? यानी अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट औजार है। तो ये है आपका हुक रूल। जो हुक रूल जो है आपका अप्रत्यक्ष औजार नहीं है, इसमें पूछ रहा था, जबकि नहीं है। भी ब्लॉक की साइज जो होता है किया जाता है। भी ब्लॉक की साइज जो होते हैं उसकी लंबाई से, चौड़ाई से और ऊंचाई से, तीनों से किया जाता है। एंगल प्लेट की साइज लिया जाता है। एंगल प्लेट की साइज हम लोग किससे लेते हैं? तो यहाँ पर नंबरों से हम लोग एंगल प्लेट की साइज लिया जाता है। निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कौन से हैं? यानी इनडायरेक्ट
तो यूनिवर्सल बेवल, कॉम्बिनेशन बेवल और हेमिस्फेरिकल गेज, ये तीनों अप्रत्यक्ष मापी यंत्र हैं। ट्राई स्क्वायर का आकार किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ट्राई स्क्वायर का आकार उसके ब्लेड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। टूल रूल की सहायता से कम कितनी माप लिया जा सकता है? यानी 0.5 mm, यानी 0.5 mm या हाफ mm भी कह सकते हैं। स्टील रूल होता है, स्टील रूल एक डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्टील रूल डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो 1000 माइक्रोन के बराबर होता है। पंचिंग करते समय पिक पंच के पॉइंट और जॉब की सतह के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है? तो ये 15 डिग्री का कोण बनता है। इंजीनियरिंग वाइज का साइज निम्न में पर आधारित होता है, तो मूवेबल जॉब की लंबाई पर आधारित होता है। बहु उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन में करते समय जिस साधन के द्वारा टूल को गाइड किया जाता उसे क्या कहते हैं? तो उसे जिग कहते हैं। यानी जिग का काम होता है टूल को गाइड करना। फिटिंग शॉप में प्रयोग में होने वाली लकड़ी के बने हैमर को क्या कहते हैं? यानी लकड़ी का जो हैमर फिटिंग शॉप में प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम मेलट के नाम से जानते हैं, मेलट के नाम से जानते हैं। हैमर का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? हैमर का वर्गीकरण उसके किस अनुसार किया जाता है? तो भार के अनुसार और पेन के अनुसार किया जाता है। वाइस में स्पिंडल में थ्रेड कटी होती है, यानी जो होते हैं वाइस में कौन सी स्पिंडल में थ्रेड कटी होती है? तो होता है स्क्वायर थ्रेड। कौन सा? स्क्वायर थ्रेड कटे होते हैं। अगला क्वेश्चन है बॉल पेन हैमर की पेन आकार की होती है, तो बॉल पेन हैमर की जो पेन होती है यानी ये वाला भाग ये किस आकार की होती है? तो दोस्तों ये जो होता है आपका गोलाकार आकार की होती है। बेंच वाइज की ऊंचाई कारीगर की ऊंचाई के बराबर होती है, तो कारीगर की ऊंचाई के बराबर जो होती है बेंच वाइज की ऊंचाई उसके कारीगर के कोहनी के ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। लकड़ी के कील को निकालने के लिए हम लोग किस हैमर का प्रयोग करते हैं? यानी लकड़ी से कील निकालना हो तो हमें किस हैमर का प्रयोग करना चाहिए? तो क्लॉ हैमर का प्रयोग करना चाहिए। ये कुछ ऐसा बना होता है, यानी क्लॉ हैमर का उपयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फिनिश्ड पार्ट पर चोट लगने के लिए हैमर उपयोग करना चाहिए। कोई फिनिश पार्ट है उस पर चोट लगाने के लिए हमें ख़राब होने से बचाने के लिए सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करना चाहिए, सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है साधारण बेंच वाइज की साइज लिया जाता है। जो साधारण बेंच वाइज होती है उसकी साइज़ किससे ली जाती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जॉ की चौड़ाई से। नेक्स्ट, वाइस की जॉ प्लेट बनी होती है। वाइस की जो जॉ प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख उच्च कार्बन की बनी होती है। तो ख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्रॉस पेन हैमर की पेन होती है। जो क्रॉस पेन हैमर होती है उसकी पेन होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग हैंडल के क्रॉस में। उसकी पेन कहाँ होती है? हैंडल के क्रॉस में। तो ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक बेंच वाइज को निम्न से विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क जबड़े की चौड़ाई से। जबड़े की चौड़ाई से उसे विनिर्दिष्ट किया जाता है। तो क इज़ द राइट आंसर। आगे, हैमर के हैंडल में
पचड़ लगाने का निम्न में से मुख्य उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग। क और ख दोनों में से कोई एक, यानी कि हैमर को हैंडल में घूमने से रोकने के लिए, हैंडल को ढीला होने से रोकने के लिए। और ग है, क और ख दोनों में से कोई एक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग। नेक्स्ट, वर्क पीस बहुत अधिक मजबूती से बांधने के लिए किस वाइस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, बेंच वाइस। नेक्स्ट, हैमर का साइज लिया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख, पेन के आकार से। पेन के आकार से हैमर की साइज ली जाती है। नेक्स्ट, अधिक गहराई में लगे नट को खोलने या कसने के लिए निम्न में से किस स्पैनर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, ट्यूबलर बॉक्स स्पैनर। आगे, कुछ स्ट्रोक के बाद फ्रेम में ब्लेड के ढीला हो जाने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, बिग नट थ्रेड का घिस जाना, यानी कि बिग नट का जो थ्रेड होता है वह घिस जाता है, इसलिए ब्लेड जो है वो ढीला हो जाता है। तो ख इज़ द राइट आंसर। आगे, चीज़ल किस धातु की होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, HCS की बनी होती है। आगे, धातु के अधिक चौड़ाई वाली पीस पर गहराई में कटिंग करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले हेक्सा फ्रेम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ, डीप थ्रोट नॉट एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। आगे, हेक्सा ब्लेड पर टीथ सेटिंग का मुख्य कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, कटिंग करते समय घर्षण को कम करने के लिए। हेक्सा ब्लेड पर जो टीथ सेटिंग किया जाता है वह घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। तो क इज़ द राइट आंसर। आगे, साधारणतः हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, दोनों पिन होल्स के सेंटर से सेंटर तक की दूरी। तो ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइल की धातु होती है, किसकी बनी होती है? फाइल जो होती है वह किस धातु की बनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ख, हार्ड कार्बन स्टील। तो ख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइल की लंबाई मापी जाती है किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, पॉइंट की हील तक। पॉइंट की हील तक फाइल की लंबाई मापी जाती है। नेक्स्ट, फ्लैट फाइल दोनों एजों पर होती है। तो दोस्तों राइट आंसर है क, सिंगल कट टीथ। सिंगल कट टीथ दोनों एजों पर होती है। नेक्स्ट, BSW टैप के लिए टैप ड्रिल साइज का सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख, TS 1.28 इंटू पिच, यानी कि ख, टेप साइज 1.28 इंटू पिच। तो ख इज़ द राइट आंसर। आगे, हेक्सा ब्लेड प्रायः बनाए जाते हैं किसके? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, HCS। क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हार्ड कार्बन स्टील के हेक्सा ब्लेडों की हार्डनेस होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग, 59 से 62 HRC। ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, नई फाइल की सबसे पहले धातु पर प्रयोग करना चाहिए किस पे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, सॉफ्ट धातु, यानी कि जो नई फाइल होती है उसे सबसे पहले सॉफ्ट धातु पर प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, फ्लैट फाइलों के फेसों पर सिंगल कट, डबल कट दांते कटे होते हैं तथा एज पर दांते कटे होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, सिंगल कट की दांते कटे होते हैं, उसके एज पर सिंगल कट के दांते कटे होते हैं। तो क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हाल्फ राउंड चीजल का मुख्य प्रयोग निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ, बियरिंग में ऑयल ग्रूव करना। तो दोस्तों इस घ जो है वो राइट आंसर है इसका। आगे, टैप से
टैप से चूड़ी काटते समय उसे विपरीत दिशा में भी घुमाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, कि टैप को चूड़ी काटते समय उसे हमेशा विपरीत दिशा में भी घुमाना चाहिए। ख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, डाई से चूड़ी काटते समय उसमें लुब्रिकेट डालते रहें। तो फ्रेंड, डाइट से जब भी चूड़ी काटिए उसमें लुब्रिकेट हमेशा डालते रहना चाहिए। तो ख इज़ द राइट आंसर। आगे, चीजल के हैंड पर चोट मारने से हैंड फैल जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है ख, मशरूम। उसे मशरूम कहते हैं। आगे, चीजल की बॉडी का निचला भाग चपटा होता है जिसे कहते हैं फोर्जिंग एंगल। जिसे क्या कहते हैं? ख, फोर्जिंग एंगल। तो ख इज़ द राइट आंसर। आगे, साधारण कार्य के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग कोण कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क, 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, डायमंड पॉइंट चीजल के कटिंग का एज का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, वी आकार जैसा। वी आकार जैसा। तो क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, साइड कट चीजल का कटिंग पॉइंट कैसा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, बॉडी से एक ओर मुड़ा होता है। जो साइड की कट चीजल होते हैं वो बॉडी से एक की ओर एक तरफ मुड़ा होता है। तो घ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, साइड कट चीजल का कटिंग एंगल कितना होना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, त्रिभुजाकार खुरचनी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, बुश बियरिंग के किनारों को स्क्रैच करने के लिए त्रिभुजाकार खुरचनी का प्रयोग किया जाता है। तो क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, फ्लैट फाइल के फेस पर दांतें कटे होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, सिंगल कट। जो फ्लैट फाइल होती है उसके फेस पर सिंगल कट की दांतें कटी होती हैं। तो ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्क्रैपर द्वारा स्क्रैपिंग करते समय स्क्रैपर का किस कोण पर झुकाव रखना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क, 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री पर उसका स्क्रैपर का झुकाव रखना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल आकार में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ, हैंड फाइल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल कास्ट आयरन के उपयोग के लिए होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख, सिंगल कट फाइल। ख इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नए ब्लेड को पुराने कट में प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि पुराने कट का स्थान नए ब्लेड के उपयुक्त नहीं होता है। जो पुराना कट होता है उसका स्थान नए ब्लेड के उपयुक्त नहीं होता है, इसलिए नए ब्लेड को पुराने कट पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ग इज़ द राइट आंसर। आगे, फाइल के वर्गीकरण का निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ, कार्य के आधार पर। आगे बढ़ें। लकड़ी को रेतने के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ, रॉस्प कट फाइल। रॉस्प कट फाइल का प्रयोग किया जाता है। आगे, निम्न में से कौन सी फाइल के फेस पर त्रिभुजाकार दांत बने होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, रॉस्प कट फाइल। रॉस्प कट फाइल के फेस पर त्रिभुजाकार दांत बने होते हैं। तो ग इज़ द राइट आंसर। आगे, फाइल का वह भाग जिसे हार्ड व टेम्पर्ड नहीं किया जाता है वह निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ, टैग। टैग। नेक्स्ट, अधिक मात्रा में रफ धातु हटाने के लिए निम्न में से किस फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट,
ड्रिल किए हुए छिद्र को बढ़ाने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बोरिंग औजार, यानी कि क, बोरिंग औजार इज द राइट आंसर। आगे, एक पुली के बोर में चाबी गांठ बनाने के लिए निम्न में से किस रेती का प्रयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क, वर्गाकार रेती, वर्गाकार रेती का प्रयोग करेंगे। तो क इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें। हाफ राउंड चीजल का प्रयोग निम्न में से किस कार्यों के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, ड्रिल के आउट सेंटर को सेंटर में लाने के लिए, यानी कि ड्रिल का जो सेंटर हट जाता है उसे सेंटर में लाने के लिए हाफ राउंड चीजल का प्रयोग किया जाता है। तो ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फाइलिंग करते समय प्रति मिनट स्ट्रोक संख्या लगभग रखी जाती है, कितनी रखी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, 40 से 50 स्ट्रोक। नेक्स्ट, चीजल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, 1%, यानी कि 1%। तो ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग सामान्य कार्यों के लिए व समतल सतह की फाइलिंग के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, फ्लैट फाइल। नेक्स्ट, एक नया हेक्सा ब्लेड कुछ प्रचालन के पश्चात ढीला हो जाता है क्योंकि पंख नट का पेच घिस जाता है। तो क इज द राइट आंसर, क्योंकि पंख नट का पेच जो है वो घिस जाता है, इसलिए वो कुछ थोड़े समय के बाद ढीला हो जाता है। तो क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक काबला विनिर्देश M12 × 1.25 के रूप से में नामित है। 1.25 किसका परिचायक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, पिच। 1.25 जो है वो पिच का परिचायक है। तो क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बड़े वृत्त या चाप की मार्किंग के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, ट्रेमिल। ट्रेमिल का प्रयोग किया जाता है। तो ग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 151, स्क्राइबर के पॉइंट का कोण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, 12 डिग्री से 15 डिग्री। नेक्स्ट, मार्किंग की किस विधि द्वारा जॉब पर समानांतर और लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ, डेटम लाइन। डेटम लाइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस पंच द्वारा पंचिंग करते समय हैमर की चोट की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, प्रिक पंच। प्रिक पंच। आगे, वी ब्लॉक के वी ग्रूव का कोण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, 90 डिग्री, 90 डिग्री। आगे, सरफेस प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ, यानी कि कास्ट आयरन, ग्लास, ग्रेनाइट, घ उपयुक्त सभी, ये सभी की बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा घ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर के प्रयोग स्वीट की सैक की फैलाकर हेड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैमर का प्रयोग रिवट की सैक की फैलाकर हैंड का आकार बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, बॉल पिन हैमर। आगे, बेंच वाइज के स्पिंडल की धातु होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, माइल्ड स्टील। जो बेंच वाइज होती है उसकी धातु जो है होती है वो माइल्ड स्टील की होती है। तो क इज द राइट आंसर। आगे, तंग स्थानों में स्क्रू खोलने के लिए किस स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, ऑफसेट। नेक्स्ट, रॉ जॉब को पकड़ने के लिए वाइस में हार्ड जॉ प्रयोग किए जाते हैं, तब तैयार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न प्रयोग किए जाएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, सॉफ्ट जॉ, यानी कि तैयार जॉब को पकड़ने के लिए सॉफ्ट जॉ का प्रयोग किया जाएगा। तो ग इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट, हैंडल आई होल से बाहर ना निकले इसलिए इसमें वेज ठोक दी जाती है तथा आई होल को निम्न प्रकार का बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क अंडाकार। आई होल को अंडाकार आकार का बनाया जाता है, तो क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हैमर के ऊपरी भाग को पेन तथा निचले भाग को फेस कहते हैं, इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख पोस्ट। इन दोनों के बीच के भाग को पोस्ट कहते हैं, तो ख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। आगे, स्क्रू ड्राइवर किस धातु की बनाएंगे, मतलब किस धातु की बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ हार्ड कार्बन स्टील। हार्ड कार्बन स्टील की स्क्रू ड्राइवर बना होता है। आगे, यदि कार्य स्थान पर एक स्पैनर ले जाना हो तो आप किस स्पैनर को ले जाना पसंद करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ एडजस्टेबल स्पैनर। तो घ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे? जो शीट होती है उसे किनारे से मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर, ख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ कास्ट स्टील। आगे, वाइस का साइज निम्न में से किससे लिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग जबड़ों की चौड़ाई। जबड़ों की चौड़ाई से वाइस का साइज लिया जाता है। आगे, कौन सा स्पैनर षष्ठभुज आकार की छड़ी बन जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण में मोड़ दिया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क एलन की, यानी कि क। नेक्स्ट, पेचकस का प्रकार इनमें से कौन कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ सभी, यानी कि स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, फिलिप हेड स्क्रू ड्राइवर और घ सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ सभी। नेक्स्ट, प्लायर के कौन कौन से प्रकार हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ सभी, यानी कि साइड कटिंग प्लायर्स, लॉन्ग नोज प्लायर्स, स्लिप जॉइंट प्लायर्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ ये सभी प्लायर्स के प्रकार हैं। आगे, वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते समय छोटे को नट बोल्ट को पकड़ने के लिए किया जाता है? वो कौन सा टूल है जिसका प्रयोग छोटे नट बोल्ट को पकड़ने के लिए कार्य करते समय किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क प्लायर, यानी कि प्लायर से छोटे नट बोल्ट को पकड़ा जा सकता है। आगे, किस औजार की सहायता से पेच को कसा या ढीला किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख प्लायर्स। नेक्स्ट, किस स्पेनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख सेट स्पेनर। नेक्स्ट, किस वाइस को पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख बेंच वाइस। बेंच वाइस को पैरेलल जॉ वाइस भी कहा जाता है। आगे, बेंच वाइस के बॉक्स नट की धातु होती है। जो बेंच वाइस के बॉक्स होते हैं वो किस धातु के बने होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग कास्ट आयरन। नेक्स्ट, निम्न में से प्लायर के भाग हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ सभी, यानी कि हैंडल, रिवेट, जॉस, ये तीनों प्लायर के भाग हैं। तो घ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेट स्पेनर के सिरे अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख 15 डिग्री। 15 डिग्री का कोण बनाता है। बेंच वाइस के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख माइल्ड स्टील, यानी कि बेंच वाइज का जो हैंडल होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, तो इसका राइट आंसर है ख। नेक्स्ट, बेंच वाइज की जॉ प्लेटें किस धातु की बनी होती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क टूल स्टील, यानी कि बेंच वाइज की जो जॉ की प्लेटें होती हैं वो टूल स्टील की बनी होती हैं, तो क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्लेज हैमर के लिए हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर। ग इज़ द राइट आंसर। आगे, हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग प्लास्टिक हैमर। जो हल्के कार्य होते हैं उनके लिए प्लास्टिक हैमर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर की बॉडी जो है वो स्टील की बनी होती है। आगे, किस हैमर का प्रयोग सीट में जॉब में नालियां बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख स्ट्रेट पेन हैमर। नेक्स्ट, BSI के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ 0.11 kg से 0.91 kg, तो घ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस हैमर का प्रयोग चिपिंग और रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बॉल पेन हैमर का प्रयोग। नेक्स्ट, ड्रिलिंग करने से पूर्व जॉब पर सेंटर मार्क लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग सेंटर पंच। सेंटर पंच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग निम्न में से होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क चिन्हों को स्पष्ट करने हेतु, मतलब चिन्ह को स्पष्ट करने के लिए 60 डिग्री प्रिक पंच का प्रयोग किया जाता है, तो क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, खरोचनी बनाने का पदार्थ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख उच्च कार्बन इस्पात। आगे, सरफेस गेज को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सरफेस गेज जो होता है उसको और भी क्या किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क मार्किंग ब्लॉक। उसे मार्किंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, लौह धातुओं पर मार्किंग की लाइनों को पक्का करने के लिए किस पंच का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग डॉट पंच। डॉट पंच का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, अलौह धातु के वर्क पीसों पर मार्किंग को स्थायी रूप देने के लिए किस पंच का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख प्रिक पंच। ख इज़ द राइट आंसर। आगे, पंच का साइज मापा जाता है किससे? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग व्यास एवं लंबाई से। पंच का साइज जो है व्यास एवं लंबाई से मापा जाता है, तो ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, बी ब्लॉक की दोनों साइडों में स्लॉट बने होते हैं जिसका उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख वी ब्लॉक क्लैंप को स्थान देने के लिए, तो ख इज़ द राइट आंसर। आगे, ट्रेमल का साइज लिया जाता है किससे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क बीम बार या ट्रेमल बार की लंबाई से। नेक्स्ट, सबसे जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग सेल्यूलोज लैक्यूअर, तो ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, चौक या नीले थोते द्वारा जॉब सतह पर परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क कोटिंग। उसे कोटिंग कहा जाता है, तो क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, मार्किंग टेबल बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख ढलवा लोहा। मार्किंग टेबल जो है वो ढलवा लोहा का बना होता है, तो ख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सेंटर पंच का टेपर कोण कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क 90 डिग्री। 90 डिग्री का होता है, तो क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ सभी, यानी कि
आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, स्मॉल होल गेज और सभी। तो घ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगें बाहर की ओर कितने कोण पर मुड़ी होती हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ 90 डिग्री, 90 डिग्री पर मुड़ी। अगला क्वेश्चन है 201 नंबर का। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। चीज़ल निम्न में से किस धातु की बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख हार्ड कार्बन स्टील, हार्ड कार्बन स्टील की बनी होती है। नेक्स्ट, चीज़ल का वेज एंगल निम्न में से बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग 30 डिग्री 35 डिग्री। आगे, चीज़ल के कटिंग एज को लंबाई में हार्ड किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 30 मिमी से 35 मिमी में। नेक्स्ट, मशरूम हैंड वाली चीज़ल का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि कार्य करते समय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग चोट सही स्थान पर नहीं लगेगी, इसलिए मशरूम हैंडल वाली चीज़ल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ग इज़ द राइट आंसर। आगे, सिंगल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख नर्म धातु की फाइलिंग करने के लिए। तो ख इज़ द राइट आंसर। आगे, ड्रॉ फाइलिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ख सतह की फिनिशिंग करने व ऊंचे स्थान दूर करने के लिए। तो ख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, उस रेती का नाम है जो चौड़ाई में समानांतर और मोटाई में टेपर होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क हैंड फाइल। आगे, की वेज काटने के लिए छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग क्रॉस कट छेनी। की वेज को काटने के लिए क्रॉस कट छेनी का प्रयोग किया जाता है। तो ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, डायमंड चीज़ल का कटिंग एज का बना होता है? जो डायमंड चीज़ल का कटिंग एज किसका बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क शार्प वी आकार, वो शार्प वी आकार का बना होता है। तो क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मार्किंग का उद्देश्य है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ उपरोक्त सभी, यानी कि मार्किंग की लाइनें गाइडलाइन का कार्य करती हैं। ख मार्किंग किए हुए जॉब को बनाने के समय में बचत करती हैं। ग मार्किंग किए हुए जॉब को बनाने में सुविधा होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, साधारणतया मार्किंग की एक्यूरेसी में किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क 0.5 मिमी। आगे, निम्न में से कौन सी मार्किंग की विधि है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ उपरोक्त सभी, यानी कि सेंटर लाइन विधि, डॉटम लाइन विधि, टेम्पलेट विधि। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ ये सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, गोल बेलनाकार जॉब का केंद्र बिंदु ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ उपरोक्त सभी, यानी कि सेंटर हैंड, आई लेग कैलिपर, बेल पंच, ये सभी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मार्किंग करते समय स्क्राइबर के झुकाव का कोण होना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग 30 डिग्री से 40 डिग्री। मार्किंग करते समय जो स्क्राइबर का झुकाव होता है वह 30 डिग्री से 40 डिग्री पर होना चाहिए। तो ग इज़ द राइट आंसर। आगे, निम्न में से मार्किंग मीडिया लगाने का कौन सा उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ उपरोक्त क और ख दोनों, यानी कि क नंबर है यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न जगहों से धातु को सही मात्रा में काटा जाए, और ख ऐसी लाइनें खींचे जो कि पथ प्रदर्शन का कार्य करें। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा घ, यानी कि क और ख दोनों। नेक्स्ट, सरफेस प्लेट का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ उपरोक्त सभी, यानी कि जॉब की समतलता चेक करने के लिए, ट्राई स्क्वायर की शुद्धता जांचने के लिए, साइबर बार का किसी जॉब के कोण को चेक करने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, मार्किंग करते समय वी ब्लॉक का प्रयोग
क्लैंप करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग, बेलनाकार जॉब। आगे, पैरेलल ब्लॉक निम्न में से किस धातु से बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क, टूल स्टील। टूल स्टील का बनाया जाता है, तो क इज द राइट आंसर। फाइल का वर्गीकरण किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ, उपरोक्त सभी, यानी कि लंबाई के आधार पर, आकृति के आधार पर, ग्रेड और कट के आधार पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, उपरोक्त सभी। आगे, फाइल के टेपर भाग का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग, तंग सतह की फाइलों के लिए, फाइलिंग के लिए, तंग सतह की फाइलिंग के लिए। नेक्स्ट, फाइल में कन्वेक्सिटी न होने से निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, फाइल के अधिक दांते संपर्क में रहेंगे। तो ख इज द राइट आंसर। आगे, टेपर की का टेपर अनुपात होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, 1:100। तो ग इज द राइट आंसर। ताप और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक निम्न है, मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, तांबे की तार। नेक्स्ट, धातु का वह गुण जिस कारण वह अपघर्षण, कर्तंत दूतरण अथवा निर्घर्षण के लिए प्रतिरोध प्रस्तुत करती है, वह कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, कठोरता। कठोरता कहलाता है। आगे, धातुओं का वह गुण जिसमें यदि भार डाला जाए तो वह अपनी दिशा बदल लेती है और भार को हटाने पर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है, उस गुण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, लचीलापन। नेक्स्ट, धातुओं का वह गुण जिसके कारण एक धातु से दूसरे धातु को खुरचा जाता है, उसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, हार्डनेस। नेक्स्ट, जिस गुण के कारण धातुओं को फोर्जिंग, वेल्डिंग, कास्टिंग व ब्रेजिंग किया जाता है, धातु के उस गुण को कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, गलनीयता। आगे, निम्न में से वह कौन सी धातु है जो ठंडी व गर्म दोनों अवस्थाओं में भंगुर होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, कास्ट आयरन। तो ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस धातु के कारण तार बनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, तन्यता। तन्यता के कारण तार बनाया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातु का भौतिक गुण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ, लचीलापन। आगे, निम्न में से कौन सा धातु का यांत्रिक गुण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ, चिमड़ापन। नेक्स्ट, वह धातु जो निम्न में से सबसे हल्की होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ, लिथियम। नेक्स्ट, धातु का वह गुण क्या है जिससे मूल धातु का रंग, भार, मूल आकार तथा गुणों में परिवर्तन हो जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, रासायनिक गुण। नेक्स्ट, निम्न में से धातु के किस गुण के कारण ठंडी अवस्था में रोलिंग करके सीट बनाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, आघातवर्ध्यता। तो क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से वह कौन सा गुण है जो धातुओं को बार बार मोड़ने व मरोड़ने पर उसे टूटने से रोकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, चिमड़ापन। नेक्स्ट, धातु का वह गुण जिसके कारण वह कटिंग करने की क्षमता रखता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, हार्डनेस। हार्डनेस की वजह से वह कटिंग करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, चतु का वह गुण जिसके कारण खींचने पर वह टूटती नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, टेनासिटी। नेक्स्ट, धातु में भंगुरता से विपरीत गुण को कहते हैं? धातु में भंगुरता से विपरीत गुण को कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ, चिमड़ापन। नेक्स्ट, धातु का वह गुण जब उस पर ताप व दबाव डाला जाए तो वह अपना आकार बदल लेती है, उसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट,
धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह झटके सहन कर लेती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क फेटिंग रेजिस्टेंस। फेटिंग रेजिस्टेंस के कारण वह झटके सहन कर लेती है, तो क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, धातु के इस गुण के कारण इसकी पतली चादरें बनाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख। नेक्स्ट, सुरक्षा गुणांक होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ख अल्टीमेट स्ट्रेस वर्किंग स्ट्रेस। तो ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर में 5 मिनट की लिस्ट काउंट प्राप्त करने के लिए 23 डिग्री स्केल में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क वर्नियर स्केल पर 12 बराबर भागों में। नेक्स्ट, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क एक मेन स्केल डिवीज़न का मान एक वर्नियर स्केल डिवीज़न का मान। आगे, माइक्रोमीटर में रैचेट स्टॉप का कार्य होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्नियर बोवेल प्रोटेक्टर निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ वर्नियर स्केल व मेन स्केल के अंतर के आधार पर। नेक्स्ट, आउटसाइड माइक्रोमीटर का फ्रेम निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। आउटसाइड माइक्रोमीटर की रेंज होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मीट्रिक माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट निम्न में से क्या आउटसाइड माइक्रोमीटर की रेंज होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 25 मिमी। नेक्स्ट, मीट्रिक माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट निम्न में से क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग 0.01 मिमी। नेक्स्ट, थिम्बल के एक डिवीज़न का मान होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ 0.01 मिमी। क्वेश्चन नंबर 251 है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के एक चक्कर में स्पिंडल आगे बढ़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख 0.5 mm। नेक्स्ट, माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप का क्या कार्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ पहला प्रेशर को कंट्रोल करना, ख जॉब का शुद्ध माप लेना, ग क और ख दोनों नहीं, और घ क और ख दोनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ क और ख में से कोई नहीं। आगे, माइक्रोमीटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ नट और बोल्ट पर कार्य करता है। आगे, एक माइक्रोमीटर माइक्रोन के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 0.001 mm के बराबर होता है। आगे, मैट्रिक प्रणाली में 1 इंच के बराबर है, क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख 2.4 mm। मैट्रिक प्रणाली में 1 इंच जो है वो 25.4 mm के बराबर है। तो ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंच प्रणाली में 1 मीटर के बराबर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग 39.37 इंच। नेक्स्ट, एक वर्नियर मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक है, क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख 0.001 mm। नेक्स्ट, वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल के एक भाग का मान होता है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको फिर से देखिए। वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल के एक भाग का मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क 1.00 mm। नेक्स्ट, किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम मापी कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ लिस्ट काउंट। आगे,
वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग 0.01 mm। नेक्स्ट, वर्नियर कैलिपर का कार्य सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, मेन स्केल व वर्नियर स्केल का अंतर। तो ख इज द राइट आंसर। आगे, ड्रिलिंग मशीन पर कार्य करते समय कटिंग स्पीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन प्रभावित नहीं करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, जॉब की चौड़ाई। जॉब की चौड़ाई प्रभावित नहीं करता है। आगे, परिशुद्ध ड्रिलिंग करने के लिए उपयुक्त मशीन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ, रेडियल ड्रिल मशीन। रेडियल ड्रिल मशीन, घ इज द राइट आंसर। आगे, कारपेंटर शॉप में निम्न में से किस ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, दस्ती ड्रिल मशीन। दस्ती ड्रिल मशीन, ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी वर्क पीस में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल वाइस में वर्क पीस के नीचे लकड़ी का रखने का निम्न में से क्या उद्देश्य है? किसी वर्कशॉप में जब ड्रिल किया जाता है तो ड्रिल को करते समय उसके नीचे लकड़ी रखी जाती है, तो उसका क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, ड्रिल वाइस को खराब होने से बचाने के लिए। तो ख इज द राइट आंसर। आगे, ड्रिल मशीन स्पिंडल में बंधे ड्रिल के रन आउट को रोकने के लिए किस उपसाधन का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, फ्लोटिंग होल्डर। फ्लोटिंग होल्डर यानी कि ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जिन ड्रिल मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, पोर्टेबल ड्रिल मशीन। ख इज द राइट आंसर। आगे, ड्रिल चक्र के आर्बर पर निम्न में से कौन सा टेपर बना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, मोर्स टेपर। क इज द राइट आंसर। आगे, ड्रिल चक का कौन सा भाग ड्रिल चक को मशीन स्पिंडल में पकड़कर रखता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, टैग। टैग जो है मशीन स्पिंडल में पकड़कर रखता है। आगे, BHW टैप के लिए ड्रिल साइज का सूत्र निम्न में से कौन सा फार्मूला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, TDS बराबर TS माइनस 2 स्क्वायर 0.64 इंटू P। तो ग इज द राइट आंसर। आगे, मीट्रिक टैप के लिए निम्न में से ड्रिल साइज का सूत्र निम्न में से क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, TDS बराबर TS माइनस कोष्टक में 2 इंटू 0.61 इंटू P। तो घ इज द राइट आंसर। आगे, M12 इंटू 1.75 टैप के लिए ड्रिल साइज क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, 9.86 mm। नेक्स्ट, M10 के टैप के ड्रिल साइज क्या होगा? जो M10 का टैप होता है उसके ड्रिल का साइज क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क, 8.17 mm। आगे, स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान तक गर्म करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, ऑस्टेनाइट। तो ख इज द राइट आंसर। आगे, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा करने पर निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, मार्टेनसाइट। तो क इज द राइट आंसर। आगे, निम्न में से किस स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान 723 डिग्री सेल्सियस होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, यानी कि उच्च कार्बन इस्पात, उच्च गति इस्पात, मिश्रित इस्पात और घ उपरोक्त सभी, ये सभी होते हैं। तो घ इज द राइट आंसर। आगे, निम्न में से
स्टील की हार्डनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त करना। मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त करना, तो घ इज द राइट आंसर। आगे है, किसी हार्ड स्टील अर्थात हार्ड व टेम्पर स्टील में पुनः मशीनेबिलिटी का गुण लाने के लिए निम्न में से ऊष्मा उपचार की किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ एनीलिंग। एनीलिंग का प्रयोग करना चाहिए। आगे, स्टील की एनीलिंग करने के लिए निम्न में से मुख्य माध्यम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क उसी भट्टी की राख में दबाकर ठंडा करना, यानी कि उसके एनीलिंग करने के लिए उसी भट्टी की राख में उसे दबाकर ठंडा कर दिया जाता है। आगे, निम्न में से वह कौन सी धातु है जो गर्म व ठंडे दोनों अवस्थाओं में भंगुर होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ ढलवा लोहा। तो घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नाइट्राइडिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करने के लिए किस भट्टी का प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख मफल फर्नेस। मफल फर्नेस, ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडक्शन हार्डनिंग विधि द्वारा केस हार्डनिंग करते समय निम्न में से कौन सा दोष आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ वर्क पीस क्रैक हो सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से नॉर्मलाइजिंग का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ स्टील को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए। आगे, नॉर्मलाइजिंग करने के लिए स्टील को किस तापमान तक गर्म किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग उपरोक्त क और ख में से कोई एक, यानी कि अपर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर और ख अपर क्रिटिकल तापमान से अधिक तापमान पर, यानी कि क और ख में से कोई एक। तो ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कार्बन व आयरन एलाय है जो मिश्रित रूप से होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क इस्पात। नेक्स्ट, सीमेटाइट और फेराइट मिलकर इस्पात में युक्त संरचना बनाते हैं जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पियरलाइट। पियरलाइट, ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इस्पात में कार्बन की मात्रा की बढ़ोतरी से निम्न परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख कठोरता में वृद्धि। आगे, ध्यान से लिया गया माइनर तथा मेजर लोड के बीच रीडिंग का अंतर कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, यानी कि ग इज द राइट आंसर। किसी धातु की तनन शक्ति उस पर तनाव बोझ डालने पर टूटने के प्रतिरोध शक्ति होती है। धातु की तनन शक्ति को निम्न में दर्शाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क न्यूटन प्रति मिमी स्क्वायर। आगे, लिक्विड कार्बुराइजिंग गर्म की हुई साल्ट बाथ में की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बुराइजिंग साल्ट है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, यानी कि ख। नेक्स्ट, स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग 40 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म करके कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग नॉर्मलाइजिंग। उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। तो ग इज द राइट आंसर। आगे, हीट ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क स्टील के आंतरिक गुणों को बदलना। आगे, निम्न में से कौन सा पैक कार्बोराइजिंग के लिए सॉलिड मटेरियल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग लकड़ी का कोयला। नेक्स्ट, स्टील के
इंटरनल स्ट्रक्चर को रिफाइन करने की निम्न में से कौन सी विधि है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग, नॉर्मलाइजिंग। नेक्स्ट, तापोचार में सामान्यकरण निम्न के लिए किया जाता है। तपोचार में सामान्यकरण निम्न के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, परिशुद्ध दाने की संरचना प्राप्त करने के लिए। तो ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उच्च कार्बन इस्पात को चरम तापक्रम के ऊपर तृप्त कर क्रमशः धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, एनीलिंग। उस विधि को एनीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, रिवट निम्न में से किस प्रकार का फास्टनर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, अर्धस्थायी। रिवट जो है अर्धस्थायी फास्टनर है। नेक्स्ट, निम्न में से किस रिवट का हैंड जॉब सतह से नीचे रहता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा काउंटर सिक हैंड रिवर। काउंटर सिक हैंड रिवर का जो है सतह से नीचे रहता है। आगे, निम्न में से कौन सा रिविटिंग टूल नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ, क्रॉस पेन हैमर। नेक्स्ट, टैंक, पुल व जहाज में बॉडी निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, रिवट। यानी कि टैंक, पुल और जहाज की बॉडी निर्माण में रिवट का प्रयोग किया जाता है। तो ग इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 301, ड्रिल का पॉइंट एंगल निम्न पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ, जॉब की धातु। आगे, कम व्यास के ड्रिल के लिए कटिंग स्पीड रखी जाती है कितनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, अधिक। जो कम व्यास की ड्रिल होती है उसको कटिंग के समय उसकी स्पीड को अधिक रखा जाता है। तो ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक एलॉय स्टील के वर्कपीस में डीलिंग करने के लिए कटिंग स्पीड रखी जाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क, कम। यानी कि ड्रिल करने के लिए जो कटिंग स्पीड होती है वो कम रखी जाती है। नेक्स्ट, वर्क पीस में टूटे हुए स्क्रू को बाहर निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, स्टड एक्सट्रैक्टर। स्टड एक्सट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ड्रिल के हेलिक्स एंगल को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ, रैंक एंगल। रैंक एंगल, घ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ड्रिल के कटिंग एज के पिछले भाग को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क, हील। ड्रिल के कटिंग एज के पिछले भाग को हील कहा जाता है। तो क इज द राइट आंसर। ट्विस्ट ड्रिल में हेलिक्स एंगल रखा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ, उपरोक्त सभी। यानी कि 25 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य, 27 सही 1/2 डिग्री या 40 डिग्री से कम, या घ, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ, उपरोक्त सभी। आगे, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल अपने साइज से अधिक साइज का होल बनाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 0.05 mm। तो क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ट्विस्ट ड्रिल में एंगल होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, 4। ट्विस्ट ड्रिल में 4 एंगल होते हैं। तो ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रेल की पटरी में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल का कटिंग एंगल होना चाहिए क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ, 135 डिग्री से 150 डिग्री। आगे, ट्यूब ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, डीप होल ड्रिलिंग के लिए। नेक्स्ट, सेंटर ड्रिल के पॉइंट का एंगल होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख, 120 डिग्री। 120 डिग्री एंगल होता है। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ड्रिल की दोनों कोनिकल सतह का कोण होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, 60 डिग्री। आगे,
ड्रिल की कौन हाइट का सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क 0.3D। तो क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्पॉट फेसिंग क्रिया के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ फ्लाई कटर। फ्लाई कटर का प्रयोग किया जाता है। आगे, फिनिशिंग रीमिंग के लिए अलाउंस रखा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क 0.02 से 0.05 mm, यानी कि क इज़ द राइट आंसर। आगे, की वेज या स्टॉल कटे होल की रीमिंग के लिए रीमर प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख हेलिकल फ्लूटेड रीमर। हेलिकल फ्लूटेड रीमर इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ख। नेक्स्ट, निम्न में से रफ रीमिंग के लिए किस रीमर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ रोज रीमर। नेक्स्ट, सेल रीमर को पर फिट करके प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग आर्बर, यानी कि सेल रीमर को आर्बर पर फिट करके प्रयोग किया जाता है। तो ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, टेपर पिन रीमर की बॉडी के अनुपात में टेपर में बनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख 1:20। नेक्स्ट, 21 मिमी से 50 मिमी साइज के रीमर के लिए ड्रिल होल कम रखा जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ख 0.3 से 0.5 mm। तो ख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, पैरेलल हैंड रीमर प्रकार का होल बनाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क H8 प्रकार का होल बनाते हैं। आगे, ब्लाइंड होल में टैपिंग करने के लिए टैप का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग प्लग टैप, यानी कि ब्लाइंड होल में टैपिंग करने के लिए प्लग टैप का प्रयोग किया जाता है। तो ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, पुली के हब में चूड़ी काटने के लिए टैप का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क एक्सटेंशन टैप। एक्सटेंशन टैप का प्रयोग किया जाता है। तो क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, टेपर टैप की लीड होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 4 डिग्री, यानी कि 4 डिग्री। नेक्स्ट, पाइप लॉक नट या पाइप कैप के अंदर टैपिंग के लिए टैप का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क गैस टैप। गैस टैप का प्रयोग किया जाता है। क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, पुरानी खराब थ्रेड्स को साफ करने के लिए व एल्यूमिनियम नट में टैपिंग करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ फ्लूटस लेस टैप। फ्लूटस लेस टैप का प्रयोग किया जाता है। आगे, टूटे हुए टैप को जॉब में से निकालने की निम्न में से मुख्य विधि क्या है? क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। टूटे हुए टैप को जॉब में से निकालने की निम्न में से मुख्य विधि क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग टैप एक्सट्रैक्टर द्वारा। टैप एक्सट्रैक्टर द्वारा निकाला जाता है। ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्क्रू एक्सट्रैक्टर की बॉडी पर थ्रेड कटी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग मल्टी स्टार्ट पेपर वी थ्रेड। तो ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, टैप रेंच की धातु निम्न में से कौन सी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ख माइल्ड स्टील। आगे, टैपिंग करते समय ब्लाइंड होल में से कटा हुआ बुरादा निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ख कंप्रेस्ड एयर द्वारा। कंप्रेस्ड एयर द्वारा। ख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक एल्यूमिनियम के वर्कपीस में टैपिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल का प्रयोग किया जाता है। तो ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, टैपिंग करते समय यदि ड्रिल होल उचित साइज से थोड़ा अधिक हो तो निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ख
चूड़ी पूरी गहराई नहीं बनेगी, जो चूड़ी की पूरी गहराई जो होती है वो नहीं बन पाएगी। तो ख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक राउंड स्प्लिट हाई में निम्न में से कितने सेट स्क्रू लगे होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख 3 सेट स्क्रू लगे होते हैं। आगे, निम्न में से उस डाई का नाम बताओ जिसके द्वारा भिन्न भिन्न पिच की चूड़ी काटी जा सकती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग डाई प्लेट। आगे, निम्न में से डाई की धातु होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क हार्ड कार्बन स्टील। नेक्स्ट, किसी ब्लाइंड होल में लगी रॉड पर पूरी गहराई तक चूड़ी काटने के लिए निम्न में से किस डाई का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ एक्रोन डाई। आगे, स्वचालित मशीनों पर बहु उत्पादन में चूड़ी काटने के लिए किस डाई का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग कॉन्वेंट्री डाई हैंड, यानी कि ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सॉलिड डाई है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है ख नट डाई। आगे, नट डाई का प्रयोग निम्न में से किस धातु के वर्कपीसों में चूड़ी काटने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ उपरोक्त सभी, यानी कि एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रॉस, ये सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। तो घ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, असम संख्या के फ्लूटस कटिंग एज वाले रीमर का साइज चेक करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग करेंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग फ्लोटिंग माइक्रोमीटर। आगे, फोर्जिंग की जा सकती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ उपरोक्त सभी, यानी कि हार्ड स्पीड स्टील, हार्ड कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, ये सभी से। तो यानी इसका राइट आंसर होगा घ सभी। आगे, निम्न में से कौन सा फोर्जिंग का लाभ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ उपरोक्त सभी, यानी कि धातु की बर्बादी कम होती है, फोर्जिंग द्वारा तैयार पुर्जे की कीमत कम होती है, मशीनिंग में समय कम लगता है। तो उपरोक्त सभी, तो घ इज़ द राइट आंसर। आगे, फोर्जिंग के लिए वर्क पीस को कितना गर्म किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके। आगे, निम्न में से फोर्जिंग की कौन सी विधि है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ उपरोक्त सभी, यानी कि हैंड फोर्जिंग, मशीन फोर्जिंग, ड्रॉप फोर्जिंग और ये सभी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ। आगे, स्टेशनरी फोर्ज निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ चाइना क्ले से। तो चाइना क्ले से, तो घ इज़ द राइट आंसर। आगे, फोर्ज में निम्न में से कौन सा ईंधन यानी फ्लूइड प्रयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ उपरोक्त सभी, यानी कि स्ट्रीम कोल, चारकोल, पेट्रोलियम गैस, ये सभी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा घ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से एनविल का कौन सा भाग है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ उपरोक्त सभी, यानी कि कटिंग ब्लॉक, बिक या हॉर्न, हार्डाई होल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, हॉट सेट यानी कि हार्ड चीजल का कटिंग एंगल निम्न में से कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। नेक्स्ट, हॉट सेट का फोर्जिंग एंगल निम्न में से कितना रखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग 30 डिग्री से कम। तो ग इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 351 है, गाउस चीजल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख अनियमित आकृति में कटिंग करने के लिए। तो ख इज़ द राइट आंसर। आगे,
फोर्ज वेल्डिंग के लिए तापमान रखा जाता है कितना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा का 1275 डिग्री सेल्सियस से 1400 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, बॉटम स्वेज और टॉप फुलर्स का प्रयोग निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, हालोइंग के लिए। हालोइंग के लिए बॉटम स्वेज और टॉप फुलर्स का प्रयोग किया जाता है, तो ख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, राउंड स्टील बार में से हुक बनाने के लिए बैंड यानी करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, वोल्स्टर स्वेज। वोल्स्टर स्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो क इज़ द राइट आंसर। आगे, सबसे अधिक कठोरता किस धातु में प्राप्त की जा सकती है? सबसे अधिक कठोरता जो है वो किस धातु से प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, कास्ट आयरन। ख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वाइट कास्ट आयरन को पुंडलिंग फर्नेस में पिघलाकर निम्न में से कौन सी धातु बनाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, रॉट आयरन। रॉट आयरन धातु बनाई जाती है। आगे, सिल्वर का गलनांक निम्न में से कितना होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, 961 डिग्री सेल्सियस, तो क इज़ द राइट आंसर। आगे, कार्बन का गलनांक कितना होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ, 3500 डिग्री सेल्सियस। आगे, कोबाल्ट स्टील में कोबाल्ट की मात्रा कितनी होती है? कोबाल्ट स्टील जो होता है उसमें कोबाल्ट की मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग, 5 से 15%। आगे, आधुनिक युग में सबसे अच्छा और सस्ता कटिंग टूल पदार्थ है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, सिरामिक। सिरामिक जो है वो सबसे अच्छा टूल पदार्थ है। आगे, निम्न में से कौन सी फेरस कटिंग टूल धातु है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, उपरोक्त सभी, यानी कि हार्ड कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कोबाल्ट स्टील, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, स्टेलाइट कटिंग टूल धातु है जिसमें कोबाल्ट, क्रोमियम व टंगस्टन का अनुपात होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, 20:3:2, यानी कि क इज़ द राइट आंसर। आगे, हाई स्पीड स्टील से बने ट्विस्ट ड्रिल की हार्डनेस होती है कितनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, 62 से 65 HRC, यानी कि क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, पुल निर्माण के लिए निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम गैस सिलेंडर यानी कि LPG निम्न में से किस धातु से बनाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग, एलाय स्टील, तो ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हार्ड कार्बन स्टील की बनी फाइल की हार्डनेस होती है कितनी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग, 59 से 62 HRC। आगे, कार्बाइड की ग्राइंडिंग के लिए आप किस अब्रेसिव का प्रयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है क, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड यानी कि क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, गहरे सुराखों की मशीनिंग करना मुश्किल होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क। नेक्स्ट, साधारण कार्यों की ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडिंग व्हील पर कौन से ग्रेन साइज की रेंज उपयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है घ, 40 से 60। आगे, सिलिकॉन कार्बाइड टूल्स को ग्राइंड किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, क और ख में से कोई भी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग। आगे, डायमंड व्हील के साथ
सीमेटाइट कार्बाइड की ग्राइंडिंग और लेपिंग के लिए फेरापिन और पानी मिश्रण को प्रचुर मात्रा में डाला जाता है, जिसका अनुपात होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख 1:1, यानी कि 1:1। तो ख इज़ द राइट आंसर। आगे, भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेन साइज 600 किस ग्रुप के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा घ वेरीफाइन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, फाइलिंग का कटिंग एक्शन निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ 20 डिग्री पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। तो क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, सॉलिड पीतल को काटने के लिए हेक्साब्लेड का उपयुक्त पिच होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ 1.8 mm। तो घ इज़ द राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित रीमर में से विशेषतया कौन सा रीमर ऐसे होल के लिए उपयुक्त होता है जिसमें की वे ग्रूव बना हो? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ग टेपर रीमर। तो ग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वह एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो AC को DC में बदल देता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ग रेक्टिफायर सेट। तो ग इज़ द राइट आंसर, यानी कि रेक्टिफायर सेट। आगे, कार्बोराइजिंग फ्लेम में गैस अधिक होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ एसेटिलीन। कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसेटिलीन गैस अधिक होती है। तो घ इज़ द राइट आंसर। आगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मुख्य रूप से देखी जाती है निम्न में से किस धातु के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख पीतल के लिए देखी जाती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। आगे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में गैस की मात्रा अधिक होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है। तो क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, वेल्डिंग नोजल या टिप फ्लेम के साइज के ताप को नियंत्रित करती है, यह धातु की बनी होती है? किस धातु की बनी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ यह तांबा धातु की बनी होती है। तो घ इज़ द राइट आंसर। आगे, स्लैग समायोजन के कारण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क अत्यंत उच्च धारा होना। तो क इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्निहित कार्य के कारण पृष्ठ गठन में अनियमितताएं कहलाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख रुक्षता। तो ख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, लेपकरण पर अपघर्षी कणों की अतः स्थापना की प्रक्रिया कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख चार्जन कहलाती है। नेक्स्ट, होन घर्षण में स्पिंडल की चाल होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ख ऊर्ध्वाधर और पत्यागामी। तो ख इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी छोर से किसी स्थान के लिए प्रयुक्त जिंक की कोटि होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ पोस्ट जिंक। जो उसकी कोटि होती है वो पोस्ट जिंक की होती है। तो घ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक प्लेन बुश बियरिंग में वेसन में बुश के घर्षण को रोकने के लिए इसे निम्न द्वारा अन्वयोजित किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख चाबी या पेच। तो ख इज़ द राइट आंसर। आगे, GI पाइप निम्न के मानक लंबाई में उपलब्ध होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग 6 मीटर की लंबाई में उपलब्ध होते हैं। तो ग इज़ द राइट आंसर। छेनी के कर्तन छोर को तानिक उत्तलता प्रदान करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग सिरे का उखड़ना रोकने के लिए। सिरे का जो उखड़ना होता है उसे रोकने के लिए
छोर को तानिक उत्तलता प्रदान करती है। आगे, सुंडाकार धड़ वर्मा मशीन पर निम्न द्वारा थामे रखा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ग, स्लीव। स्लीव द्वारा थामे रखा जाता है, तो राइट आंसर है इसका ग, स्लीव। आगे, बर्मे का सर्किल कोण निम्न निर्धारित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग, नीति कोण, यानी नति कोण, यानी कि ग, नति कोण निर्धारित करता है। तो ग इज द राइट आंसर। आगे, बर्मा मशीन में मृदु इस्पात के वेधन के लिए उपयुक्त कर्तन द्रव्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, विलेय तेल। विलेय तेल को उसका मुख्य द्रव्य है। आगे, निम्न संकेंद्रण सहित विलेय तेल तैयार करने के लिए जल में स्रो कट S का सही अनुपात है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, 5%। उसका सही अनुपात जो है वो है 5%। तो ख इज़ द राइट आंसर। आगे, HHS औजार में कार्बन प्रतिशत है कितना? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ख, 0.6% से 0.75% तक। तो ख इज़ द राइट आंसर। आगे, मान लीजिए कि खराद औजार का अग्र अवकाश कोण 8 डिग्री तथा शीर्ष रेख 15 डिग्री है, जो वैज कोण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क, 67 डिग्री, यानी कि क इज द राइट आंसर। आगे, मृदु इस्पात के खराद के लिए किस प्रकार का छीलन निर्माण सर्वोत्तम है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको फिर से देखिएगा, मृदु इस्पात के खरादन के लिए किस प्रकार का छीलन निर्माण सर्वोत्तम होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है घ, सर्पिल छीलन। सर्पिल छीलन, घ इज द राइट आंसर। आगे, BIS का विस्तारित रूप है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है क, यानी कि द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो क इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी भी कर्तन द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है क्या? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ, श्यानता। किसी भी कर्तन द्रव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होती है उसकी श्यानता। तो घ इज द राइट आंसर। आगे, जब कर्तन द्रव्य खराद के आसपास फर्श पर बिखर जाती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा घ, इसे छीलन से ढक दे। जब वो फर्श पे बिखर जाए तो इसे छीलन से ढक दे। तो घ इज द राइट आंसर। आगे, ढलवा लोहे का खरादन सामान्यतः निम्न में अनुपयोग से किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ख, कोई कर्तन तेल नहीं। तो ख इज द राइट आंसर, यानी कि कोई कर्तन तेल नहीं। इसका राइट आंसर होगा ख।